Welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I am discussing the SSB lectureship paper है ये, क्योंकि 13 अक्टूबर को आज हो गई है 11। सो 13 जो है 13 अक्टूबर को इसका पेपर होगा। यस, 13 अक्टूबर है जो इसका पेपर है। एंड ये है लेक्चर्स का, यानी कि ये है SSB का पेपर। नॉन गवर्नमेंटल एडेड कॉलेजेस से एजुकेशन सब्जेक्ट है, जिसमें 2 घंटे मिले हैं आपको। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 हैं। And what more about I have to tell you, this is the 2016 पेपर। ठीक है। लॉट मोर क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। इसका भी पीछे भी एक पेपर हुआ था SSB का। दिस पेपर इज जो है, देखिए पेपर किसी भी चीज़ का हो, प्रैक्टिस उसकी बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। तो एजुकेशन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सेटअप है। अभी रिसेंटली जो है JK सेट का पेपर हुआ था, दैट वाज कंडक्टेड ऑन 1 अक्टूबर। इसकी भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट नहीं गया है, इजी टू मॉडरेट ही जो है JK सेट का पैटर्न गया है। ओनली फॉर दोज जिन्होंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और मेरे लेक्चर्स की सीरीज देखी है। ओनली फॉर दोज इजी टू मॉडरेट पेपर गया है JK सेट का। सो कमिंग अप एग्जाम्स अगर आप चाहते हैं और इजियर हो जाए, तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो अभी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है SSB का पेपर, लेक्चर्स इन नॉन गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस होते हैं फॉर दोज। ठीक है जी, चलिए आगे। So here we have the first question is a person who desire, I hope no, not visible ना। चलिए, ये जो है एक तरीके से, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो दैट शुड बी डिस्कशन बेस्ड हम इसको करेंगे, ताकि हमारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। एक पर्सन है हु डिजायर्स, अ पर्सन हु डिजायर्स टू सर्च आफ्टर ट्रूथ। आफ्टर ट्रूथ के बाद जो चीज़ें विजडम जो है ट्रूथ जो है सर्च करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसफर या बायोग्राफर। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द आंसर इज फिलोसफर। वो फिलोसफर होता है जो सर्च की तलाश करता है, सच को ढूंढता है। ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी जो है, एजुकेशनल फिलोसफी ऑल्सो इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम डैश पॉइंट ऑफ व्यू। कि जब हम फिलोसफी के स्कोप को नज़र करते हैं कि क्या हमारी जो मेन फिलोसफी है उसका कहाँ तक स्कोप रहेगा, उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एनालिसिस। उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एनालिसिस किस चीज़ का, डिफरेंट डिफरेंट एम्स का। तो वो किस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को हम नज़र करते हैं? हम जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र रखते हैं डिफरेंट एम्स सेटअप करने के लिए, सोशियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा A and B। बिल्कुल सही बात है। हम जब भी चीज़, हम बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम जो है एम्स डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। थर्ड आ जाओ। डिस्क्रिप्टिव फेज है ऑफ एजुकेशन का 6 टू डिस्क्राइब एज। जब भी हम एजुकेशन के डिस्क्रिप्टिव फेज की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या डिस्क्राइब करते हैं? हम ट्रुथ डिस्क्राइब करते हैं, उसमें रियलिटी डिस्क्राइब करते हैं, सर्च जो है या वैल्यूज है, क्या डिस्क्राइब करते हैं? उसका सच, जो इसका सही आंसर है, दैट वुड बी रियलिटी। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फेज में हम रियलिटी को शो करते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाओ। दोज हुज एजुकेशनल फिलोसफी, वो लोग जिनकी एजुकेशनल फिलोसफी जो है प्रेगमेटिज्म पर बेस्ड है। जो प्रेगमेटिज्म को, यानी कि शुड बी रियलिटी की प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होनी चाहिए, कि वट एवर इज ट्रूथ दैट शुड बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होना चाहिए। तो हम किस चीज़ की बात करते हैं? क्या वी आर रिजेक्टिंग द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन? क्या हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल? हम ये बताना चाह रहे हैं थ्रू दिस फिलोसफी की थ्रू कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है। सी एक्सेप्ट करना द स्टिमुलस जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस थ्योरी ऑफ लर्निंग को, या हम क्लेम कर रहे हैं दैट नॉलेज इज टेंटेटिव, ट्रुथ इज रिलेटिव। तो हम किस तरह का यहाँ पे बात करें? तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन, कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो नॉलेज होगी वो टेंटेटिव होती है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होती है, और जो सच होता है वो रिलेटिव रहता है, यानी कि जो है बदलता रहता है, नथिंग इज एब्सोल्यूट है। तो डी इज द करेक्ट वन। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट वन, की जो क्लेम हम करते हैं नॉलेज का, वो हम टेंटेटिव बेसिस पे करते हैं और ट्रुथ को हम रिलेटिवली सच मानते हैं। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है, दैट इज द रियलिज्म। रियलिज्म के पर्पस से हमें बताना है। तो इसमें बताना है, फर्स्ट है डेवलपिंग, कि जो हमारा एजुकेशन का एम है वो डेवलपिंग फेज पे है, डेवलपिंग है या उसको ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात कर रहा है। तो रियलिज्म कहीं ना कहीं सेंसेस को कहता है कि अपने सेंसेस को ट्रेन कीजिए ताकि वो सही चीज़ें देखे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या जो है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट की बात करता है या क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़ की बात करता है। तो देखिए सच बात यही है कि वो जो है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस की बात करता है। ठीक है, सिक्स्थ पे आ जाओ। जो रियलिस्ट है एम्फसाइज करता है कि जो साइंटिफिक है, मैंने बताया ना, साइंटिफिक वैल्यूज को वो बढ़ावा देता है। और किस तरह के सब्जेक्टिव को याद रखिएगा, सब्जेक्टिव जो मेथड्स की बात करता है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म करता है। ठीक है, हिस्टोरिकल नहीं, इंपीरिकल की जो बात करता है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे वो करता है प्रेगमेटिज्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट वुड बी ऑब्जेक्टिव। ये जो रियलिस्ट होते हैं वो कहते हैं जो मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए, द मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी ऑन द साइंटिफिक प्लस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ पे आ जाओ। बुद्धिज्म। बुद्धिज्म लेट द मच एम्फोसिस ऑन द प्रिंसिपल। बुद्धिज्म किस तरह के प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ धर्म की, अहिंसा की, कर्म की या साधना की, किस तरह के प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ही टॉक्स अबाउट द कर्म। उन्होंने कहा प्रिंसिपल ऑफ कर्म होना चाहिए, कर्म। ठीक है, दैट शुड बी फोकस्ड ऑन द कर्म। एथ पे आ जाते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है सीक्स टू क्रिएट अ सर्टेन कॉन्शियसनेस। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि मैन के पास चॉइसेस होती हैं एंड इट्स अप टू द मैन कि वो कौन से चॉइसेस को अपने अकॉर्डिंगली चूज करता है। उस टाइम पे उसको कुछ कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ती है, कुछ एटीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम किस तरह के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या लर्निंग। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलोसफी की, कि एग्जिस्टेंशियलिज्म सीख करता है, ढूंढता है, क्रिएट करना कुछ एटीट्यूड को अबाउट फिलोसफी। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा एंड इफ यू वांट टू if you want to join me on YouTube channel, sorry, if you want to join me on WhatsApp group, तो आप मुझे 70420 पे मैसेज कर दीजिए एंड आई विल एड यू इन दैट ग्रुप। ठीक है, ये दिस इज माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर। ओके, चलो आ जाइए नेक्स्ट अपने उस पे क्वेश्चन फाइव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे से आपको ये बताना है कौन सा एम ऑफ एजुकेशन नहीं है। अर्निंग और लिविंग करना, सेल्फ प्रिजर्वेशन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना या सेल्फ कंट्रोल करना, किस तरह का आपको बताना है नॉट द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो आपको तो करेक्ट आंसर है येस, अर्निंग एंड लिविंग एम ऑफ एजुकेशन नहीं होता है। आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन हो सकता है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। टेंथ पे जो आइडियल वर्शिप होती है, कि हमें मूर्ति पूजा जिसको हम कहते हैं, वो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने जो है इंट्रोड्यूस की थी। अभी तक हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, टू दी पॉइंट बात की गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करना पड़ा हो। तो यहाँ पे जैसे आइडियल वर्शिप है, आइडियल वर्शिप के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, यस, बुद्धिज्म ने आइडियल वर्शिप। आइडियल वर्शिप बाय बुद्धिज्म। उन्होंने यूजुअल सेंस में मेडिटेशन की बात की थी। ठीक है, एंड इसीलिए इट इज नॉट आइडियल वर्शिप। तो ये कहते हैं ये जो आइडियल वर्शिप है ना, मूर्ति पूजा, ये एक्चुअल में इन्होंने आइडियल बोला है। इसके ऊपर भी काफी डिबेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ आइडियल की जगह आइडियल है, इसमें भी काफी डिबेट हुई है। यस, सो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसिक एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो सिंपल, एम के गांधी है। 12 क्वेश्चन पे, और द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एजुकेशन का जो फंडामेंटल पर्पस है अकॉर्डिंग टू द टेगोर इज नॉट मेरली एनरिच आवर सेल्फ, कि इसका मतलब ये नहीं है हम खुद को एनरिच करें थ्रू द फुलनेस ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो इस्टेब्लिश द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। हम चाहते हैं, टेगोर ने ये हमें कहा कि मेरली एक एनरिच आवर सेल्फ थ्रू द फुलनेस ऑफ नॉलेज, कि आप
नॉलेज बढ़ा बढ़ा के ऐसा नहीं है, बट ऑल्सो इस्टेब्लिश कीजिए एक फ्रेंडशिप। किस चीज़ के बीच में फ्रेंडशिप की बात की है उन्होंने? मैन टू मैन, मैन एन आइडिया, मैन एन थॉट, मैन एन नेचर। तो टैगोर जी ने हमेशा एक ब्रदरहुड की बात की है कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए मैन एंड मैन की। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा ब्रदरहुड, नेशनल जो है इंटीग्रेशन, इस तरह से बात की है, तो इसलिए मैन एंड मैन इज द आंसर। 13 by which of the following is not the philosophy of John Dewey? John Dewey educational philosophy. जॉन डीवी के हमेशा से कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं। जैसे उन्होंने जॉन डीवी ने हमेशा बात की कि देयर शुड बी अ यूटिलिटी। कोर प्रिंसिपल्स जो उन्होंने हमेशा बात की है, देयर शुड बी अ यूटिलिटी, इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन। ये चार पिलर्स कह लो या चार इनके कोर प्रिंसिपल्स कह लो। ठीक है, उन्होंने हमेशा ये बात की कि क्लासरूम में अगर हमें लर्निंग के आउटकम को एनहांस करना है तो देयर शुड बी यूटिलिटी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, देयर शुड बी इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों का, देयर शुड बी एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड इंटीग्रेशन। तो ये 4 प्रिंसिपल्स के नाम लिए थे। अगर हम उनके कॉन्सेप्ट की बात करें कि डीवी के क्या कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा कि पुट अ प्रीमियम ऑन द मीनिंगफुल एक्टिविटी इन लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। कि हमें चाहिए कि हमें बच्चों को मीनिंगफुल एक्टिविटीज करानी है और उनका फुल पार्टिसिपेशन चाहिए क्लासरूम डेमोक्रेसी में। ठीक है जी। बाकी अगर हम उनके चार इम्पल्सेस की बात करें, जॉन डीवी में ने कुछ इम्पल्सेस भी बताए थे जो कि ड्राइव लर्निंग, जो हमारी लर्निंग को ड्राइव करते हैं। सबसे पहले इंक्वायरी, यानी कि क्वेश्चन, कि एक इंसान के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए, वो हर चीज के बारे में पूछना चाहे। देखिए, ट्रुथ इज यूटिलिटी बेस्ड है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, देयर शुड बी अ यूटिलिटी। मैंने बताया आपको यूटिलिटी होना चाहिए, मैंने बताया आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर मैंने कहा एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर मैंने कहा इंटीग्रेशन होना। ये चार चीजों के बारे में हमने बात की थी कि ये चार जो है इनके कोर प्रिंसिपल्स थे। ट्रुथ इज यूटिलिटी, तो ये नॉट में क्यों मार्क्ड है? ये ऑफिशियल आंसर की गई, मैं आपको बता रही हूँ, तो इस पे आप चेक कर लीजिएगा कि ठीक है। एक्सपीरियंस तो है ही। थॉट एंड रिएक्शंस आर इनसेपरेबल होते हैं, एंड थॉट एंड एक्शंस आर इनसेपरेबल। एक्शन और रिएक्शन इन दोनों के ऊपर चर्चा होगी, नॉट में एक ही पर्सन आएगा। देखते हैं अभी बाकी जो इनके की मैंने इम्पल्सिस की जो अभी आपसे बात की है ना, चार इम्पल्सिस की जो मैं बात कर रही हूँ वो कौन कौन से हैं? इंक्वायरी के बच्चे जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, प्लस सेकेंडली कम्युनिकेशन होना चाहिए, थर्ड जो होना चाहिए वो होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, देयर शुड बी इन आइडियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन, नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो ये चार इम्पल्सेस होते हैं। प्लस अगर हम कहें थॉट और उसके रिएक्शंस का इनसेपरेबल होना, और थॉट और एक्शंस का thought and reactions are inseparable, इसमें हम मार्क कर सकते हैं डी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 14 पे आओ, कंसर्निंग द नेचर ऑफ ट्रुथ। अगर हम सच की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, तो हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए? आइडियलिस्ट कहते थे एब्सोल्यूट डिस्कवर्ड पे थ्रू रीजनिंग एंड इंट्यूशन। ठीक है, रियलिस्ट कहते थे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है एंड कॉन्सेप्ट इज मैन मेड है। प्रेगमेटिस्ट कहते हैं कंसिस्टेंट ऑफ लॉज हैं गवर्निंग द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द मैन। एंड रैशनलिस्ट ह्यूमनिस्ट कहते थे कि वट एवर इज इंडिविजुअल इन सोसाइटी मेक्स इट। तो इसका आपको बताना है कंसर्निंग द नेचर ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ नेचर है आइडियलिस्ट का। आइडियलिस्ट ने सही बात बोली कि एब्सोल्यूट डिस्कवरर होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ 14 पे, सॉरी 15 पे। द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव करता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, फिलोसफी किस पे बिलीव करती है? एग्जिस्टेंशियलिज्म के। जिसका करेक्ट आंसर रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, कि हर एक इंडिविजुअल आपस में डिफरेंसेस हैं और सबके पास अपने पास पर्सनल चॉइसेस हैं। ठीक है, और
16 पे और जॉन डीवी जो थे वो किस तरह के थे, फिलोसोफर थे, वो आइडियलिस्ट थे, प्रेगमेटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे या ह्यूमनिस्ट थे। तो ये बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रेगमेटिस्ट थे, दे बिलीव इन द, तभी तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यही बात की थी कि जो जॉन डीवी है वो जब प्रैग्मेटिस्टिज्म को मानते हैं तो वो ट्रुथ की यूटिलिटी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट तो मेरे एक्सपीरियंस को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे थॉट एंड रिएक्शंस हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं और जो उसका रिएक्शन है, सोचने का और उसका रिएक्शन है आर इनसेपरेबल, अलग अलग चीजें हैं। इनसेपरेबल मतलब अलग नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल से सी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, द आंसर इज सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम कर रहे थे जॉन डीवी हो गया 17 पे। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद जी थे जो रिलीजन इज विद इन अस, रिलीजन हमारे अंदर है। विवेकानंद जी ने कहा रिलीजन हमारे अंदर ही है। ठीक है, तो ये किस तरह की धारणा को शो करता है, क्या हम किसी रैशनलाइजेशन की फीलिंग्स को डिनोट कर रहे हैं या हम किसी ग्लोबलाइजेशन को कर रहे हैं, रियलाइजेशन। कि रिलीजन का मतलब रियलाइजेशन होता है या सोशलाइजेशन होता है, तो ये इसका आंसर आएगा रियलाइजेशन। कि हमें रिलीजन जो है कभी लड़ना नहीं सिखाता या हमें किसी के अगेंस्ट नहीं सिखाता, हमें वो एक अच्छी भावनाएं सिखाता है, तो उसको रियलाइज करने की हमें जरूरत है। तो उसका सी आंसर करेक्ट कर लेना। 18 पे आओ, औरबिंदो स्ट्रेस करता है, औरबिंदो ने स्ट्रेस किया ऑन डैश फॉर द कंसंट्रेशन टू बिकम द नियरर टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कि इस चीज के थ्रू आराधना, योगा, साधना और उपासना, किस चीज के पर हम कंसंट्रेट अगर हम करेंगे तो हम एक डिवाइन कॉन्शियस की तरफ मूव कर जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली औरबिंदो जी ने जो है योगा साधना को काफी महत्व दिया था, तो इसका आंसर भी योगा ही आएगा, योगा। ठीक है, हु सेड द सर्विस टू द पुअर इज द बेस्ट रिलीजन, कि हमें पुअर की हेल्प करनी चाहिए, हम अपने धर्म की जो है पूजा करने के बराबर है। तो ये बात कही थी विवेकानंद जी। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा 19 का, सी आंसर। 20 पे आओ, एंड एक्सपीरियंस्ड जो है इंटीग्रलिज्म इज द स्टार्टिंग ऑफ। जब हम एक एक्सपीरियंस्ड की बात करते हैं तो हम एक्सपीरियंस्ड इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे किस तरह किसने जो है कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम दिया, वो थे ऑरबिंदो। आपने अगर इसमें पढ़ा हो ऑरबिंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात की, तो ये वहीं से लिया गया है कि एक्सपीरियंस्ड इंटीग्रलिज्म, इंटीग्रेशन करना। राइट, सो 21 कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन का हिंट जरूर मिल जाएगा, तो उसको बस पकड़ना है और उस क्वेश्चन का आंसर करना है। मेन फोकस क्या है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में आपको सोसाइटी में रहना, सोसाइटी के नॉर्म्स से जो है फोकस कराया जाता है। तो उसमें क्लास, सोसाइटी, ग्रुप या रिलीजन, तो इसमें ऑब्वियसली नन अदर देन सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 22 पे आओ, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो 22 का आंसर डायरेक्ट हम मार्क कर लेते हैं, दैट इज पाइने, जॉर्ज पाइने। 23 पे आओ, द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जो है सोशल स्ट्राटाफिकेशन। देखिए सोशल स्ट्राटाफिकेशन हमारी सोसाइटी में है बिकॉज देर इज अ डिफरेंस ऑफ क्लास, देर इज अ डिफरेंस इन द कास्ट कम्युनिटी में, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। स्ट्राटाफिकेशन जो है लोअर अपर, इस तरह का स्ट्राटाफिकेशन क्रिएट किया जाता है हमारी सोसाइटी में। तो किस बेसिस पे क्लोजली रिलेट करता है, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे ज़्यादा फोकस करता है या वो सोशल की इनक्वालिटी पे या रेशियल की या मेंटल इनेबिलिटीज पे। मेंटल इनेबिलिटीज पे तो नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक या सोशल। यस, तो इसका आंसर आएगा सोशल इनक्वालिटीज पे। ठीक है, सोसाइटी में सोशल इनक्वालिटी के बेसिस पे सोशल स्ट्राटिफिकेशन होता है। नाउ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सोशल स्ट्राटिफिकेशन। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड आपको पिक करना है करेक्ट वन फॉर द सोशल स्ट्राटिफिकेशन। तो दैट इज इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रहता है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमेना, दोनों में से कोई, एंड इट इन्वॉल्व्स एंटी सोशल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स द इंट्रा ग्रुप एक्टिविटी। इंट्रा ग्रुप एक्टिविटी मतलब इंटर नहीं है, इंट्रा ग्रुप एक्टिविटीज मतलब अंदर ही अंदर कोई भावनाएं चलती हैं, तो ऐसा नहीं है। इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिनोमेना इज द करेक्ट वन। 25 पे जैसे जैसे एजुकेशन जो है प्रिवेलेंट होती है, मतलब एजुकेशन लोग पढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे सोसाइटी में स्ट्राटिफिकेशन को लेके काफ़ी जो है धारणाएं बदलती रहती हैं। तो इसलिए इसका जो नेचर है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माना जाता है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जब भी हम जनरल प्रिंसिपल को हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, वी आर applying the principle of sociology, applying the principle of sociology in the process of education। जब हम एजुकेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, एजुकेशनल सोशियोलॉजी या सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन या
एजुकेशनल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं कि एजुकेशन में जो सोशियोलॉजी का, देखिए एजुकेशन जो है ना वो बहुत सारी ब्रांचेस हैं उसमें, तो सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांच वेयर वी स्टडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी कि वेयर टू अप्लाई इट, हाउ टू अप्लाई इट, फॉर whom वी कैन अप्लाई इट, इस तरीके से। ठीक है, 26 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम, कि इसमें से बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट द फॉर्म ऑफ, मतलब हम सोशल सिस्टम में उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। वैल्यूज, टेक्नोलॉजी, कलेक्टिविटीज या रूल्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम सोसाइटी में एज अ सिस्टम नहीं लेते हैं। ठीक है, कल्चर इज अ बेस्ड ऑन सम, हमारे जो कल्चर है, सब 27 पे है। ये जो कल्चर की बात मैं कर रही हूँ वो किस पर बेस्ड होता है, वो वैल्यूज पे, रियलिटीज पे, आइडियल्स पे या बिलीफ पे। जब हम बार बार कल्चर कल्चर, मेरा कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो मैं किस तरह की बात कर रही हूँ, मैं वैल्यूज, रियलिटी, किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ अपने बिलीव्स की, कि मेरा ये विश्वास है जो हमारा कल्चर चलता हुआ आ रहा है, तो वी आर बिलीविंग। ठीक है, तो ये जो कल्चर है वो विश्वास से पैदा होता है, तो ये हमारा कल्चर, जिस चीज़ से हम कहते हैं कल्चर है, वो कल्चर बिलीफ है। राइट, आ जाओ नेक्स्ट। अ कल्चर जो है इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो ट्रांसमिट होता है, तो उसे हम सोशल प्रोसेस, लर्निंग, फैमिली या वैल्यूज क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं फैमिली। इस चीज़ से जनरेशन थ्रू बोला है बेटा, यहाँ पे थ्रू, किस चीज़ के थ्रू जो है हमारी कल्चर ट्रांसमिट होते हैं, तो थ्रू फैमिली ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, कल्चर तो फैमिली से ट्रांसमिट होता है। 29 पर मॉडर्न सोसाइटी वन स्पेंड्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ वंस फॉर्मेटिव ईयर्स टू अवेल द फॉर्मल एजुकेशन, कि हम जो है फॉर्मल एजुकेशन में, यानी मॉडर्न सोसाइटी में वन स्पेंस मतलब स्पेंड करता है कहाँ पे, फैमिली में हम लोग फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, कम्युनिटी में भी, पेयर्स में, एजुकेशन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम स्कूल में जाके फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, तो दिस इज द इजिएस्ट वन। ठीक है, 30 पे आओ। इन सोशल चेंज, जब सोशल चेंज आता है तो जो ऑल्टरेशन होता है ना हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, इट रिलेट्स मेनली टू इट्स, हमारी जो ऑल्टरेशन आता है चीज़ों में, कोई अगर चीज़ बिगड़ गई है तो हम उसको सुधारते हैं, वो ऑल्टरेशन कराते हैं, तो वो कैसे आता है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स कहते हैं, वो फंक्शनल एस्पेक्ट्स। तो भाई देखो, ऑल्टरेशन तो किसी में भी आ सकता है, उसके स्ट्रक्चर में भी आ सकता है, उसके फंक्शंस में भी आ सकता है, तो हम इसमें ए एंड बी लगाएंगे। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड 30 क्वेश्चंस। आ जाइए फिर 31। मॉडर्नाइजेशन जो है, व्हाट इज द मॉडर्नाइजेशन, क्या है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, नहीं, एक रैशनल अप्रोच है, या एक पैरोकियल अप्रोच है, या नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सी अप्रोच है, सो दिस इज द रैशनल अप्रोच। हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो दिस द रैशनल अप्रोच। 32 पे, अकॉर्डिंग टू whom सोशल मोबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, सोशल मोबिलिटी जो था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो किसने बताया है, किसके अकॉर्डिंगली है, तो इसका आंसर आएगा हैविंग बर्स्ट। ठीक है, दिस इज हवाई बस्ट, आई थिंक सो, देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना। आज जो 33 पे वर्टिकल मोबिलिटी की बात करें, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट बिटवीन, जब हम वर्टिकल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकल, तो हम किस तरह की हम इमोशनली क्लाइमेट की बात करें, या सोशो इकोनॉमिक लेवल पे बात करें, एनवायरमेंटल पे या एथनिक पे, तो इसका आंसर रहेगा येस, बी। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, हम इमोशनल एस्पेक्ट्स की बात नहीं करें, इमोशनल अप एंड डाउन की बात नहीं करें, हम एनवायरमेंटल के अप एंड डाउन की बात नहीं करें, हम एथनिक लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशो इकोनॉमिक लेवल। ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। आज 34 पे, बाय सोशल चेंज इज मेंट ओनली सच ऑल्टरेशन एज अकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, की जो भी ऑल्टरेशन आते हैं, ठीक है, वो सोशल चेंज में आते हैं, और इसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, सो दैट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये किसने बोला था, सो मेनली अब हमेशा ना जब भी क्वेश्चन क्रैक करना हो ना, तो सबसे पहले देखो कि सोशल चेंज की बात किसने किया है। ठीक है, सोशल चेंज की बात किसने किया है, दो बात की है, देखिए डेविस ने भी किया है और जॉनस ने भी किया है, तो अगर आप इसमें आंसर मार्क करते हैं, अगर मेरे अकॉर्डिंगली आप इसमें बात करते हैं, by social change is meant only
such alteration as occur in social organization that is structured and functions of society is given by डेविस ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। अगर हम चलते हैं तो डेविस है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे अगर मैंने आज जो क्लास ली है सोशल मूवमेंट की मैंने क्लास ली है उसमें यस मैंने आज जो है मैंने सोशल मूवमेंट की क्लास ली, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सोशल मूवमेंट ले सकते हैं। उसमें जब मैंने बात की थी तो मैंने उसमें डेविस की बात की थी कि उन्होंने जो है डेविस ने सिस्टम दिया था, तो उन्होंने एक सोशल चेंज की बात की है, सोशल मूवमेंट की बात की है, तो डेविस इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है। 35 पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमाइसेस इज इनकंसिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन अगर डेमोक्रेटिक है, ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक है तो इसमें से कौन सा जो प्रिमाइस है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट आपको निकालना है। एवरी टीचर शुड मेक एन इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। हर एक टीचर को इक्वल कंट्रीब्यूट करना चाहिए। द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप इज अश्योर्ड बाय फर्दरिंग द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। की एक इंडिविजुअल का अगर वेलफेयर होगा तो ग्रुप का वेलफेयर होगा। Cooperative group decisions are apt to be more valid than the decision of individual। मतलब कि ग्रुप का कॉर्पोरेटिव डिसीजन ज्यादा मायने रखता है एक्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल। एवरी पर्सन कैन मेक अ यूनिक एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। कि हर एक को एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। तो वी आर टेकिंग इट एज अ, हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेटिक फीलिंग ले रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक के बेसिस पे। तो यहाँ पर आपको कौन सा लगता है इनकंसिस्टेंट है? देखिए लास्ट के हमें लगता है इसमें लास्ट की एवरी पर्सन कैन मेक अ यूनिक एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब आपसे यहाँ पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंगली लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक पर्सन एक यूनिक और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे। लॉजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए यहाँ पे डी आंसर लगाना। 36 में आओ, आपको स्टेटमेंट यू थिंक इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट वाला चूज करना है कि इंडियन सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड डेमोक्रेसी। क्या ये बात सच है? इंडियन की जो सोसाइटी होती है मस्ट बी बेस्ड ऑन द जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक बेस्ड होनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी विल प्रोवाइड यू द लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ आपको प्रोवाइड करे। एंड इंडियन सोसाइटी मस्ट बी बेस्ड ऑन द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड जो है फ्रेटर्निटी। तो आपके अकॉर्डिंगली कौन सा इनकरेक्ट आपको शो होता है? सो दिस इज द A1। ठीक है। चलो 37 पे, जो मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट होते हैं मोर कंसर्न रहते हैं स्टडी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के लिए, स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ साइंसेस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, या अपनी सोशल लाइफ जो है उसको पढ़ने के लिए, या स्टडी ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज एंड द करेंट प्रॉब्लम्स की स्टडी के लिए। तो आपको कौन सा लगता है इसमें? इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, कि हमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज और उसके करंट प्रॉब्लम्स को जो है मोर कंसर्न रहता है मॉडर्न सोसाइटीज में। 38 पे आ जाओ। 38 में कहता है महिला जो है महिला समाख्या प्रोग्राम है वो लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था? तो महिला महिला वाला जो है प्रोग्राम 1988 में आया था। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स द स्पिरिट ऑफ स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है 4 लाइनों की, उसकी स्पिरिट बतानी कि किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ गैप बिटवीन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि इसको इन शॉर्ट आप कह सकते हैं मटेरियल एस्पेक्ट्स और जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, उसके बीच में जो गैप आता है वेरी सिंपल, उसको कल्चरल लैग बोलते हैं। तो उसका सी आंसर लगाना कल्चरल लैग। Which of the following is considered as the society's main resources for the social experimentation? कि हमें इनमें से बताना है कि जब हम सोसाइटी का ऐसा कौन सा मेन रिसोर्सेज है जो हमारे सोशल एक्सपेरिमेंटेशन में काम आता है। कि अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यूज मुझे यूनिटी दिखानी है बच्चे को, या मुझे कोई डेमोक्रेसी की वैल्यू बच्चे को सिखानी, तो सबसे मैं कहाँ सिखा सकती हूँ, कहाँ सिखाऊंगी मैं वो वैल्यू, कहाँ मैं उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी? तो वो जगह होती है स्कूल, जहाँ बच्चा सोसाइटी से रिलेटेड सारी एक्सपेरिमेंट्स करके समझ सकता है। बिकॉज वहाँ पे इतने डाइवर्स लर्नर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको जो भी सोसाइटी से रिलेटेड वैल्यूज को इंकलकेट करना है बच्चों के अंदर, वो आप इजीली इंकलकेट कर सकते हो। तो वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है। 41 पे आओ। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इम्प्लाई क्या करता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या बताता है? इंटीग्रेशन होना चाहिए नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन के बीच में।
एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ एजुकेशन अप्लाई टू द साइकोलॉजी, या नॉलेज ऑफ एजुकेशन को हमें ह्यूमन बिहेवियर में अप्लाई करना है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी रहती है एज अ सब्जेक्ट, हमें क्या करना है, नॉलेज ऑफ एजुकेशन को अप्लाई करना है। 42 पे आ जाओ। द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, दोनों के बीच के रिलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं? बिकॉज दे आर बोथ इंटर डिपेंडेंट है, दोनों के ऊपर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आ जाओ 43 पे। इन द व्यू ऑफ पियाजे एंड देयर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 7 to 12 की जो स्टेज उन्होंने दी है वो कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशन है, कॉन्क्रीट है, किस तरह की स्टेज है? बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो दैट इज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 to 12, जिससे पहले की जो स्टेज आती है वो आती है प्री ऑपरेशन और सेंसरी में। ठीक है, और इसके बाद की 12 के बाद की जो अडल्टहुड की स्टेज आती है दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पर बच्चा जो है वो हाइपोथेटिकल जो है हाइपोथेसिस वाला, हाइपोथेसिस डिडक्शन वाला जो है फॉर्म करता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट और 44 कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है प्रोसीड्स करता है अलॉन्ग विद कॉग्निटिवली। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसीड्स करता है? वो फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल। कॉग्निटिव से रिलेटेड बताना है तो कॉग्निटिव से रिलेटेड तो नन अदर देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। कहीं ना कहीं कीवर्ड होंगे, आपको उसको बस पकड़ना है। 45 थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट है, वो किस से रिलेट करता है, एंटिसिपेट करता है? कौन सी फिलोसफी से, कौन सी साइकोलॉजी से, किस अदर साइकोलॉजी से एंटिसिपेट करता है? जो है पैवलॉव से, ऑपरेंट से, कंटेजियस से, या इनसाइट से? तो इसका आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग से। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग से होता है। 46 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेंट, चलिए 50 तक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, in which of the following operant conditioning procedure the learner is able to avoid an aversive stimulus? एक aversive stimulus को avoid करता है in the absence of a cue. I repeat the question. In which of the following operant conditioning procedure learner is able to avoid an aversive stimulus in the absence of a cue? इसका आंसर देख लेते हैं पहले। द आंसर इज एक्टिव अवॉइडेंस, बिल्कुल सही बात है। देखिए यस, मुझे इसमें कुछ जो है डिस्कस करना है, तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक आती है एपेटिव एंड दूसरी आती है एवर्सिव। ठीक है, एक होती है एपेटिटिव, जिसे यानी कि समथिंग जो है डिजायरेबल है फॉर सर्वाइवल के लिए। तो चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए, एपेटाइट होती है हमारी, खाना भोजन ये सब। एवर्सिव होती है जो कि अनडिजायरेबल होती है, जिसे हमें अवॉइड करना है और जिसके लिए हमें एस्केप करना है। ठीक है, क्या करना है? एस्केप करना है। तो डिजायरेबल इज एपेटेटिव एंड जो अनडिजायरेबल है दैट इज एवर्सिव। राइट, तो जब तो यहाँ इस तरीके से आप कॉलम बना सकते हो, यहाँ डाल सकते हो पॉजिटिव जो है स्टिमुलस को ऐड करना, एंड नेगेटिव, यानी नेगेटिव ऐसे लगा सकते हो, नेगेटिव स्टिमुलस मतलब रिमूव करना, कि हम रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लगा सकते हैं री इन्फोर्समेंट, यानी कि जो हमारे री इन्फोर्स, हमारा जो इंक्रीज या डिक्रीज करता है बिहेवियर को। और यहाँ पर होती है पनिशमेंट, यहाँ है री इन्फोर्समेंट जो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों करता है, और यहाँ होती है पनिशमेंट जो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करता है। तो पनिशमेंट एंड री इन्फोर्स। ठीक है, अब जब, और यहाँ पे हमारा ये है पॉजिटिव स्टिमुलस, तो जब हम कुछ ऐड करते हैं, व्हेन वी आर एडिंग समथिंग प्लीजेंट स्टिमुलस करते हैं, तो हमारा बिहेवियर या तो घटता है या बढ़ता है। ठीक है, ये एडिंग हो गया। उसके बाद पनिशमेंट,
तो यहाँ पर हमने कहा अवॉइड एवर्सिव स्टिमुलस ना। एक second, नहीं जा रहा, जस्ट यस। यस, सो हमने बात की एपेटेटिव यानी कि पॉजिटिव, एंड एवर्सिव मतलब हमें जो अवॉइड करना चाहिए। तो ये बॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एपेटाइट का, एपेटाइट, और एक यहाँ है एवर्सिव। सो एपेटाइट, यस, सो